अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट की ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 5 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फ़िल्टर हुक्स को यूज़ करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम फ़िल्टर हुक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम उनकी और ज़्यादा डिटेल्स देखेंगे जैसे जैसे हम प्लगइन डेवलपमेंट में आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बेसिक फ़िल्टर प्लगइन को यूज़ कर फ़िल्टर हुक को यूज़ करने का तरीका सीखेंगे और इसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरीके से स्टैटिक रिसोर्सेज को हम किसी भी प्लगइन के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, हम ऑलरेडी फिल्टर हुक्स और एक्शन हुक्स के बारे में लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कशन कर चुके हैं और लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी ऐड एक्शन हुक की, मतलब एक्शन हुक्स को किस तरीके से हम जो यूज करते हैं, जो बिल्ट इन एक्शन हुक्स हैं इनसाइड वर्डप्रेस। और हमने यहाँ प्लगइन के अंदर अपना जो प्लगइन हमने क्रिएट किया था, प्लगइन्स के अंदर हमने यहाँ पर इनिट हुक को यूज किया था, ऐड एक्शन इनिट हुक को यूज किया था। तो इसी तरीके से हमारे पास फिल्टर हुक्स भी मौजूद हैं और इस आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको एक फिल्टर हुक की एग्जांपल दूंगा और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हम स्टैटिक रिसोर्सेज को एम्बेड कर सकते हैं इन प्लगइन्स। तो चलिए एग्जांपल में मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ पर ये पेज ओपन है और यहाँ पर हमारे पास एक ही पोस्ट है। तो मैं इसके टाइटल को मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ, मतलब इसमें जो टाइटल है इसमें मैं कुछ चेंजेस करना चाह रहा हूँ। तो ये हम फिल्टर हुक यूज करते हैं द टाइटल। तो इसके लिए यहाँ पर सिंपली मैं लिखूंगा ऐड एक्शन और यहाँ पर मैं लिखूंगा द टाइटल और इसके बाद मैं डेफिनेटली pwspk_ द टाइटल कर दूंगा और यहाँ पर सेमीकोलन। अब ऐड एक्शन और सॉरी मुझे यहाँ पर मैंने ऐड एक्शन लिख दिया, ऐड फिल्टर लिखना था। तो ऐड एक्शन या ऐड फिल्टर जो दोनों हुक्स होती हैं, इसका एक थर्ड पैरामीटर भी होता है, वो होता है इसकी प्रायोरिटी। अब बाय डिफॉल्ट अगर मैंने देख सकते हैं, अब ना मैंने ऐड एक्शन में इसकी प्रायोरिटी दी है और ना ऐड फिल्टर में, तो इसका मतलब है कि इसकी डिफॉल्ट जो प्रायोरिटी होगी वो 10 होगी। तो जहन में रखिए, प्रायोरिटी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जब आप एक ही हुक को मल्टीपल लोकेशंस पर यूज कर रहे हैं तो आपको प्रायोरिटी को ध्यान में रखना होता है, वरना वो एक उसी तरतीब से, जिस तरतीब से वो फाइल्स लोड होती हैं उसी तरतीब से वो एक्शन या फिल्टर एग्जीक्यूट होता रहता है अगर वो सेम प्रायोरिटी का होगा। तो हम ये जो प्रायोरिटीज चेंज करते हैं ये बेसिकली फंक्शनैलिटी को चेंज करने के लिए करते हैं। आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम जरूर सीखेंगे इनके बारे में भी, प्रायोरिटीज के बारे में। फिलहाल हम ऐड फिल्टर को देखते हैं। तो यहाँ पर अब मैं फंक्शन क्रिएट करूंगा pwspk द टाइटल और अब देखिए ये एक फिल्टर हुक है फॉर द टाइटल। अब जाहिर बात है इस फंक्शन को एक पैरामीटर बाय डिफॉल्ट, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, अगर मैं ऐड फिल्टर में जाता हूँ प्लगइन्स में, तो उसको एक एक्सेप्टेड आर्गुमेंट्स का एक डिफॉल्ट वेरिएबल भी मिलता है जो कि बाय डिफॉल्ट इसमें 1 पैरामीटर, मतलब एक 1 पैरामीटर इसके साथ पास होगा इसको, और वो होता है बाय डिफॉल्ट इस हुक के साथ टाइटल, मतलब जो पोस्ट है या पेज है उसका टाइटल इसको पास होता है। तो यहाँ पर अब मैंने सिंपली लिख दिया रिटर्न योर टाइटल्स आर हैक्ड, ये मैंने लिखा। अब आपने गौर किया होगा कि लास्ट एक को जो एक्शन हुक थी उसमें हमने ऐड शॉर्ट कोड किया था और रिटर्न कुछ भी नहीं किया था, जबकि यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं। तो इस यही मेन डिफरेंस है एक्शन हुक का और फिल्टर हुक का। तो इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद एक दफा मैं इसको रीलोड करता हूँ एडमिन पैनल को, ताकि प्लगइन रिफ्रेश हो जाए। उसके बाद मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योर टाइटल्स आर हैक्ड। तो ये जितनी भी इसमें पोस्ट होंगी उन सब पे यही लिखा हुआ आ जाएगा योर टाइटल। ये देख सकते हैं योर टाइटल्स आर हैक्ड, ये रिसेंट पोस्ट्स हैं तो इसके नीचे भी योर टाइटल्स आर हैक्ड लिखा हुआ आ रहा है।
तो ये है इसकी सिंपल एग्जांपल। अब इसको ये मैंने जो टाइटल पे पास किया है, बेसिकली यही टाइटल है। मुझे ये जितनी भी पोस्ट होती हैं उनके जो टाइटल्स होंगे वो इसको स्टेप बाय स्टेप पास होते जाएंगे और वो उन पे फिल्टर अप्लाई करता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, उसको डबल कोट्स लगाया मैंने, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट एंगल ब्रैकेट स्ट्रॉन्ग लिखा और उसके बाद मैंने इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से लिखा। फिर मैंने सेव किया और मैंने जब इसको सेव किया, सेव करने के बाद मैं इसको पेज को दोबारा रीलोड करूंगा अगर तो इसमें इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूं मैं जब, तो देखिए यहां पर उसने स्ट्रॉन्ग टैग को ऐड कर दिया है विद इन दिस हेलो वर्ल्ड। इसके अलावा यहाँ पर आप जरूरी नहीं कि इसके साथ स्ट्रॉन्ग टैग ऐड करना चाहें, आप इसके साथ कोई और चीज भी ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। वो अभी उसकी भी मैं आपको एग्जांपल अभी प्रोवाइड करता हूं। अच्छा, एग्जांपल देने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक कमेंट का आंसर करना चाहूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक दोस्त ने कमेंट किया था। उसने पूछा था कि अगर हम ये लिखते हैं इफ नॉट फंक्शन एग्जिस्ट्स इनटू ऐड एक्शन, तो इसका क्या मकसद होता है, इसे क्यों हम लिखते हैं। या अगर हमने ये लिखा है डिफाइंड एब्सोल्यूट एबीएस पाथ और डाई, इसकी जगह पर हम ये वाली चीज क्यों लिखते हैं। तो बेसिकली देखिए फंक्शन एग्जिस्ट और एक और हमारे पास इसी तरह का फंक्शन है वह क्लास एग्जिस्ट्स। तो क्लास एग्जिस्ट जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए और फंक्शन एग्जिस्ट जो है ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के लिए। अब फंक्शन एग्जिस्ट का मतलब है कि उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले चेक करो कि क्या वो फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो यहाँ पर हम बेसिकली ये चीज चेक कर रहे हैं कि फंक्शन जो ऐड एक्शन है वो, जैसे मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में हुक्स के बारे में, कि बेसिकली हुक्स जो है कलेक्शन ऑफ फंक्शन है। 4 फंक्शन एक्शन हुक्स के हैं और 4 ही फंक्शन फिल्टर हुक्स के हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं कि क्या ऐड एक्शन हुक जो है वो एग्जिस्ट करती है। अगर तो ऐड एक्शन हुक एग्जिस्ट करती है तो हम कोई फंक्शन, जैसे ये ऐड एक्शन है, इसको इनिशियलाइज कर लेंगे। तो या अगर हमने यहाँ पे लिखा इफ नॉट फंक्शन एग्जिस्ट ऐड एक्शन, इसका मतलब है कि हम इस फाइल को डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो जैसे मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताया था कि डिफाइंड एबीएस पाथ अगर हम लिखते हैं और डाई, तो ये बेसिकली यही चीज है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। लेकिन ये डिफाइंड एबीएस पाथ इसलिए जरूरी है, ये इसलिए यूज करते हैं, इसकी प्रायोरिटीज को प्रायोरिटी इसलिए देते हैं कि ये बिल्कुल wp-load.php के अंदर आपको मिल जाता है। मतलब जैसे ही आपकी वर्डप्रेस लोड होती है तो यहाँ पर wp-load में ये एबीएस हमें मिल जाता है। तो इसलिए बाकी फाइल्स का लोड होने की जरूरत नहीं पड़ती और चेक हो जाता है कि हमारा जो प्लगइन है वो डायरेक्टली एक्सेस किया जा रहा है, या फाइल जो भी है वो डायरेक्टली एक्सेस की जा रही है, उसको प्रिवेंट करते हैं। तो ये बेसिकली दोनों का मकसद यही है कि हम डायरेक्ट अपनी फाइल्स को प्रिवेंट होने से बचाएं। तो ये उन दोस्त के लिए आंसर था जिन्होंने वीडियो के कमेंट सेक्शन में, लास्ट प्लगइन डेवलपमेंट के वीडियोस कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा था। तो होपफुली आपको समझ लगी होगी कि फंक्शन एग्जिस्ट बेसिकली चेक करता है कि ये फंक्शन ऑलरेडी जो इंक्लूडेड फाइल्स हैं, अब आपको तो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा होगा कि कोई फाइल इंक्लूडेड है, लेकिन बैकएंड पर वर्डप्रेस जो ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस जो डिफरेंट फाइल्स को इंक्लूड करते हुए यहाँ तक पहुँचता है। तो उनमें ऐड एक्शन वाली फाइल भी आती है। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो डेफिनेटली वो कहेगा कि आप डायरेक्टली ट्राई कर रहे हैं इस फाइल को एक्सेस करने की, जो कि नॉट अलाउड है, और इसीलिए हमने ऊपर डिफाइंड एबीएस पाथ लगाया है। आप उसकी जगह इफ नॉट फंक्शन एग्जिस्ट भी लगा सकते हैं कि ऐड एक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये था उनके लिए शॉर्ट एंड प्रिसाइज आंसर। तो होपफुली आपको आंसर समझ लग गया होगा और दूसरा आपको फिल्टर हुक का भी पता चल गया होगा। अब हमने देखना है कि किस तरीके से हम स्टैटिक रिसोर्सेज को अपने प्लगइन्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि हम अलग से फोल्डर बनाते हैं, तो यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ एसेट्स के नाम से। अब इस एसेट्स के फोल्डर में हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं CSS। फिर इसी तरीके से इसमें एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं एसेट्स के अंदर, उसका नाम हम रख देते हैं JS, और इसके अलावा न्यू फोल्डर ऐड कर लेते हैं और इसमें हम इसको इमेजेस दे देते हैं। तो ये हमारे इन फाइल्स के अंदर हमारे स्टैटिक रिसोर्सेज होंगे।
तो इसके अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ style.css। अब इसमें हमने कुछ भी नहीं लिखना, जरूरत नहीं है अभी लिखने, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद JS के फोल्डर में मैं एक नई फाइल ऐड कर देता हूँ custom.js। तो ये हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी। अब इन दोनों फाइल्स को मैं जो है वो enqueue या इनको ऐड करना चाह रहा हूँ अपने प्लगइन में, ताकि हम इनसे कोई फायदा उठा सकें। तो JS फाइल के अंदर मैं सिंपली लिख देता हूँ अलर्ट हेलो वर्ल्ड। ये मैंने एक अलर्ट का मैसेज लिख दिया। अब इसको ऐड कैसे करना है? इसको ऐड स्टैटिक रिसोर्स है हमारा जावास्क्रिप्ट और CSS। तो इसको ऐड करने का तरीका कि हम प्लगइन में आएंगे और यहां पर हम एक और हुक यूज करेंगे, ऐड एक्शन WP enqueue scripts। तो ये बेसिकली मेरे पास स्निपेट था, तो ये ऑलरेडी उसने उसको इनेबल कर दिया। तो मैं यहाँ पर enqueue scripts लिखूंगा कुछ इस तरीके से। फिर मैं यहाँ पर अपना फंक्शन लिखूंगा WP enqueue scripts। तो ये हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको मैं नीचे ले आता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, फंक्शन PWSPK WP enqueue, बल्कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और अब यहाँ पर मैं ऐड enqueue कर सकता हूँ स्क्रिप्ट्स को, और या enqueue कर सकता हूँ किसी भी स्टाइल को। तो इसको करने के 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन या उस स्टैटिक रिसोर्स को या रजिस्टर करते हैं, या उसको डायरेक्टली enqueue भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली enqueue करता हूँ। सो इसके लिए अगर हम स्टाइलिंग को enqueue करना चाह रहे हैं तो इसके लिए WP enqueue स्टाइल का फंक्शन है हमारे पास। अब ये कौन कौन से पैरामीटर एक्सेप्ट करता है वो मैं अभी दिखाता हूँ। दूसरा हमारे पास है WP enqueue स्क्रिप्ट। तो ये दो फंक्शंस हैं हमारे पास। एक जो है वो स्टाइल को, किसी भी स्टाइल फाइल CSS फाइल को enqueue करने के लिए जरूर यूज होता है, और ये ऑटोमेटिकली हेड के अंदर, मतलब जो हेड बॉडी का, मतलब जो हमारा HTML का हेड पोर्शन होता है उसके अंदर स्टाइल को enqueue कर देता है। और जो WP enqueue स्क्रिप्ट है ये बेसिकली किसी भी JS फाइल को हेड में या हम फुटर में उसको इंजेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो यहाँ पर इसका तरीका ये होता है कि पहला जो इसका पैरामीटर मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास WP स्टाइल है। इसका जो पहला पैरामीटर है वो एक हैंडल है, मतलब जो आप उसको नाम देना चाह रहे हैं। तो सपोज मैं इसको नाम दे रहा हूँ PWSPK dev plugin। तो आगे ये इसकी CSS ऐड कर देगा, तो खुद अंडरस्कोर CSS कर देगा, फिर कॉमा, फिर नेक्स्ट जो है इसका सोर्स, मतलब इसका पाथ। अब यहाँ पर हमें इसका पूरा पाथ देना पड़ता है कि जहां से इस फाइल को उसने लोड करना है। अब वर्डप्रेस इसके लिए हमें अलग से एक फंक्शन प्रोवाइड करती है, वो है plugin DIRURI, और ये हमें ऑटोमेटिकली वो फंक्शन प्रोवाइड कर देता है। और इसके अंदर हम यहाँ पर अंडरस्कोर फाइल लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और फिर यहाँ पर डॉट लगा के हम यहाँ पर assets/css/style.css enqueue कर देंगे। तो ये इस तरीके से ये हमने ऐड कर दिया। इसके बाद इसका डिपेंडेंसी का पैरामीटर है कि ये स्क्रिप्ट जो है किसी दूसरी स्क्रिप्ट पर डिपेंडेंट है या नहीं। हमारा स्क्रिप्ट किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। इसका वर्जन कौन सा है कोई जरूरत नहीं है। मीडिया बाय डिफॉल्ट ये ऑल है, मतलब ये स्टाइलिंग तमाम मीडियाज के लिए। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इसको मीडिया ऑल पे ही रहने दें। तो ये हमने enqueue कर लिया स्टाइल को। इसी तरीके से जो हमारे पास WP enqueue स्क्रिप्ट है वो भी सेम इसी तरीके से हैंडल, फिर सोर्स, फिर डिपेंडेंसी, फिर वर्जन, फिर उसके बाद यहाँ पर इन फुटर ट्रू या फॉल्स। अगर हम इसको ट्रू करेंगे तो ये ऐड होगा बॉडी के क्लोज होने से पहले। अगर हम इसको फॉल्स करेंगे तो ये हेड के अंदर ऐड होगा। मतलब फुटर का मतलब होता है जो बॉडी जहां पर आपकी क्लोज हो रही है। अगर ये ट्रू होगा तो जहां बॉडी क्लोज हो रही है वहां पर, और अगर फॉल्स है तो हेड के अंदर ऐड होगा। तो नॉर्मली हम स्क्रिप्ट्स जो है वो हमेशा जो है बॉडी के एंड पर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे PWSPK dev script। फिर इसके बाद इसी तरीके से हम प्लगइन डायरेक्टरी URI और अंडरस्कोर फाइल, फिर डॉट assets/js/custom
.js। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट जो इसका पैरामीटर है वो है डिपेंडेंसी। तो इसमें हम सिंपली एरे लिख देते हैं, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो वर्जन इसका, तो वर्जन हम 1.0.0 दे देते हैं। ऐसे रेंडमली वर्जन इन फुटर को हम यहाँ पर ट्रू कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स है तो मैं इसको ट्रू कर देता हूँ। अब मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं इसको पेज को एक दफा रीलोड करता हूँ। अच्छा, ये जो WP-enqueue स्क्रिप्ट्स है और ये जो है बेसिकली फ्रंट एंड के लिए है। अगर आप एडमिन के साइड पर कोई स्क्रिप्ट एनक्यू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एडमिन एनक्यू स्क्रिप्ट्स का अलग से उसकी अलग से हुक मौजूद है। आगे चल के हम इनको चीज़ों को सीखते जाएंगे, जैसे जैसे हम प्लग इन डेवलपमेंट करना सीखेंगे ये चीज़ें आपको पता चलती जाएंगी। तो इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको मैं रीलोड करता हूँ मेन पेज को। तो यहाँ पर कह रहा है कि अनडिफाइंड फंक्शन। अच्छा, तो जो प्लग इन dir URI है यहाँ पर ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। सो प्लगइन इसका जो है देखना पड़ेगा कि कौन सा है फंक्शन। अच्छा, तो ये मुझसे मिस्टेक हो गई, ये URI नहीं URL है। तो ये इस तरीके से दो फंक्शन है, एक है प्लगइन dir पाथ और एक है प्लगइन dir URL। मैं दोनों में भी आपको डिफरेंस भी बताता हूँ। तो इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद वापस आते हैं और इस पेज को रीलोड करते हैं। तो अब हमारा ये पेज रीलोड हुआ और साथ ही यहाँ पर हेलो वर्ल्ड भी लिखा हुआ आ गया। इट मीन्स जो हमारा स्टैटिक रिसोर्स है ये स्क्रिप्ट सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। और अगर हम व्यू पेज सोर्स करेंगे तो अगर मैं custom.js को फाइंड करता हूँ तो ये देखें ये एंड पे पेज के एंड पे एडिड है, यहाँ पर फुटर के पास एडिड है। और अगर मैं इसको फॉल्स करता हूँ तो ये यहाँ से अब गायब हो चुका है और ये ऊपर हेड में चला गया होगा। तो ये यहाँ पर custom.js अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। और जो स्क्रिप्ट होते हैं उसके साथ हम जो है वो हैंडल यूज नहीं करते, मतलब नजर नहीं आता, होता जरूर है। लेकिन जो हम ऐड करते हैं लिंक, मतलब जो हमने स्टाइल शीट ऐड की है style.css की, ये देखें दो styles.css है। एक आ रही है 2019 स्टाइल और एक 2019 प्रिंट स्टाइल और एक आ रही है PWSPK dev plugin -css। सो ये -css ने ऑटोमेटिकली ऐड किया है। तो ये देखिए ये हमारा वर्जन 5.2 जो वर्डप्रेस का जो मैंने रिसेंटली अपडेट किया है इसको 5.2 पर। तो अगर आप वर्जन नहीं देते तो ऑटोमेटिकली वो वर्डप्रेस का जो भी वर्जन होगा उसको वो उठा लेगा। तो ये हमने अपना स्क्रिप्ट ऐड किया हुआ है जो style.css है। ये देखें ये हमारे प्लगइन से आ रही है। तो इस तरीके से हम जो स्टैटिक रिसोर्सेज होते हैं वो एम्बेड कर सकते हैं इनसाइड ओवर प्लगइन। और फिर उसके बाद जो भी उसकी फंक्शनैलिटी हो, चाहे स्टाइलिंग करनी हो, चाहे स्क्रिप्ट कोई ऐड करना हो, तो वो हम ऐड कर सकते हैं। तो इसके जो JS में से मैं इसको अभी अलर्ट को खत्म कर देता हूँ, अभी इसकी जरूरत नहीं रही, लेकिन आने वाले ट्यूटोरियल्स में डेफिनेटली इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है। तो अब मैंने जैसे बताया था कि प्लगइन डायरेक्टरी URL और प्लगइन डायरेक्टरी पाथ दो हमारे पास फंक्शन है। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों फंक्शन क्या है और इनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो डेफिनेटली हमें इसको कहीं ना कहीं डिस्प्ले करवाना होगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि इसको डायरेक्ट एक्सेस करके मैं यहीं पे डिस्प्ले करवा लेता हूं, ताकि आपको, बल्कि डायरेक्ट एक्सेस करने से तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। तो मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूं, अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूँ प्लगइन तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एको, यहाँ पर, बल्कि प्लगइन के थ्रू ही करना है हमने। सो एको प्लगइन dir और अंडरस्कोर फाइल, ये कांस्टेंट है जो कि करंट फाइल का पाथ फेच करता है। फिर प्लगइन dir पाथ और अंडरस्कोर फाइल और यहाँ पर हम लगा देते हैं एग्जिट। तो अब मैं एडमिन पैनल में आता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ। तो जैसे मैंने रीलोड किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये वाला पाथ है, मैं इसको जरा BR कर दूं ताकि ये नेक्स्ट लाइन पर डिस्प्ले हो एक दूसरे के। तो ये देखिए ये जो है ये हमारे पास है URL। सो प्लगइन डायरेक्टरी URL, ये कंप्लीट HTTP के थ्रू उसका पाथ उठा रहा है। और ये है हमारे पास डायरेक्टरी पाथ। तो ये बेसिकली हम दूसरी फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए यूज करते हैं। सपोज हमारे पास इसी फोल्डर के अंदर एक इंक्लूड्स का फोल्डर है, मतलब इसी प्लगइन के फोल्डर के अंदर हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं
INC का, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। और इस INC फोल्डर के अंदर ये देख सकते हैं, इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूं, उसका नाम रखता हूं shortcodes.php। कि मैंने सेव कर दी। अब इस shortcodes.php के अंदर मैं ऐड करता हूं ये वाला कोड। इसको मैं फिलहाल अब खत्म कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं इसके अंदर ऐड करता हूं यहां से लेकर यहां तक ये वाला सारा कोड, और इसको मैं पेस्ट कर देता हूं यहां पर इनसाइड PHP ब्लॉक। ठीक हो गया, ये मैंने अब इस shortcodes.php फाइल के अंदर ऐड कर दिया। अब एज अ स्टैटिक रिसोर्स या डायनामिक फाइल मैं इसको इंक्लूड करना चाह रहा हूं यहां पर। तो डेफिनेटली सिंपली हम यहां पर इंक्लूड करेंगे, इसको रिक्वायर कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। सो इंक्लूड, अब यहां पर हमें इसका पाथ देना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्लगइन dir। अब हम पाथ यूज करेंगे, URL यूज नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल, फिर डॉट, फिर हम लिखेंगे INC स्लैश और shortcodes.php। तो ये फाइल जो है हमारी इंक्लूड हो जाएगी इनसाइड दिस प्लगइन, मेन प्लगइन। तो हमारा जो शॉर्ट कोड वाला प्लगइन है वो काम करता रहेगा, जो हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में क्रिएट किया था। यहाँ पर ये हमने इसको कौन से वाले पेज पे हमने इसको ऐड किया था, पेजेस में आई थिंक। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर भी ये स्ट्रॉन्ग टैग ऐड हो गया, ये देख सकते हैं आप, ये ऐड हो रहा है बेसिकली इसकी वजह से, ये जो हमने दार टाइटल को फेच किया है, तो इस वजह से वो इसको यहाँ पर भी शो कर रहा है। एनीवेज मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो कमेंट करने के लिए सिर्फ हमें इस फिल्टर को कमेंट करने की जरूरत है, बाकी फंक्शन बेशक ओपन रहे। तो अब आप देखेंगे कि ये खत्म हो गया। अब मैं इसको व्यू करता हूँ इस फाइल को, तो यहाँ पे माय नेम इज इमरान कासिम लिखा हुआ आ रहा है। ये शॉर्ट कोड देखिए हमने जो ऐड किया था, अब हमने उसको एक अलग से फाइल में दे दिया, और एज अ स्टैटिक या एज अ डायनामिक रिसोर्स हमने उसको यहाँ पर इंक्लूड कर लिया विद द हेल्प ऑफ प्लगइन dir पाथ। अगर मैं यहाँ पर dir URL यूज करूंगा तो ये हमारा काम नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने हमें वार्निंग देनी शुरू कर दी है, वार्निंग वार्निंग वार्निंग। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम जो PHP फाइल होती है उसको हमेशा प्लगइन dir पाथ की मदद से ऐड करते हैं, ना कि प्लगइन dir URL की मदद से। तो URL की मदद से हम स्टैटिक रिसोर्सेज, इमेजेस वगैरह हो गए, स्टाइलिंग हो गई, जावास्क्रिप्ट का कोड हो गया, वो हम इस तरीके से ऐड करते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ लगी होगी कि किस तरीके से हम स्टैटिक रिसोर्सेज को इंक्लूड करते हैं इनसाइड ओवर प्लगइन। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने सीखा कि किस तरीके से हम फिल्टर हुक्स को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमने देखा किस तरीके से यूज कर सकते हैं स्टैटिक रिसोर्सेज को ऐड कर सकते हैं अपने प्लगइन्स के अंदर। और इसके अलावा मैंने अपने जो सब्सक्राइबर थे उनका जो क्वेश्चन था कि फंक्शन एग्जिस्ट क्या क्या क्यों लिखते हैं और उसको उसका क्या फायदा लिखने का, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो होपफुली उनको समझ लगी होगी जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों इसी बात के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। So guys, thank you very much for being with me till the end. Take care, goodbye and Allah Hafiz.